All right. So let me start again. All right. तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे. So we were talking about. All right. So अब हमने करना क्या है कि लास्ट क्लास में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन कंप्लीटली डिस्कस नहीं किया था, तो मैं थोड़ा सा दोबारा आपके सामने बनाता हूँ. वो ये कि आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग द फ्रैक्शन कैलकुलेटर. ओके. फ्रैक्शन कैलकुलेटर का क्या मतलब है कि हमारी एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे कुछ यहाँ पे ना टॉप पे नजर आएगा, इसका नाम होगा फ्रैक्शन कैलकुलेटर. फ्रैक्शन कैलकुलेटर. ठीक है. एंड फिर क्या दिखेगा, यहाँ पे लिखी होगी F1, और F1 बराबर लिखी होगी, लेट्स से ये है 2/3. ठीक है. फिर लिखी होगी फ्रैक्शन नंबर 2, वो लेट्स से है 4/7. फिर लिखी होगी फ्रैक्शन नंबर 3, और वो लिखी होगी लेट्स से 7/8, समथिंग लाइक दैट. फ्रैक्शन 4 इज इक्वल टू लेट्स से 3/6. ठीक है. और लेट्स से फ्रैक्शन 5 इज इक्वल टू लेट्स से 1/3. ठीक है. और नीचे ना एक मेन्यू नजर आएगा. मेन्यू का मतलब सिर्फ ये है, एक्चुअली लिखा होगा एंटर एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन में यहाँ पे हम लिखेंगे Fi. यहाँ पे कोई भी एक साइन डाल देंगे, आई डोंट नो, यानी यहाँ पे आप ऑपरेटर डालें, और यहाँ पे आप लिखें Fj, और यहाँ पे बेसिकली लिखें Fk इज इक्वल टू. ठीक है. यानी आपने ये लिखना है, लेट्स से अगर मैं कह दूं, अगर वो इनपुट कर दे कि F1 बराबर है F1 प्लस F2, तो क्या हो जाना चाहिए? F1 प्लस F2 की जगह करते हैं F5. कैन यू गेस क्या होना चाहिए? है ना, ये 2/3 है और ये 1/3 है, तो उसका आंसर आना चाहिए, आई डोंट नो, 3/3 या 1/1, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. सही है. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. तो इसी तरह बेसिकली फिर वो क्या दिखाएगा, ये अपडेटेड बोर्ड दिखा देगा. अपडेटेड बोर्ड का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, मतलब ये कि F1 की जगह आ जाएगा लेट्स से 3/3. ठीक है. बाकी फ्रैक्शन जो है वो वैसी की वैसी दिखेंगे. ठीक है. तो ये हम बनाना चाहते हैं. आपको सब कुछ समझ में आ गया हम क्या करने जा रहे हैं? ठीक है. हम फ्रैक्शन का कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं. ठीक है. और बाद में ये जो मैं अभी एक दफा प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं एक दफा बनाऊंगा, और उसके बाद हमने इसी के बहुत सारे वर्जन बनाने. मतलब ये कि हमारी तकरीबन 1/4 ऑफ द असाइनमेंट्स जो होंगी ना, वो इसी तरह की मॉडिफिकेशन होगी इन सम अदर सेटिंग. मतलब ये कि जैसे अभी हम कैलकुलेटर इसका बना रहे हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कैलकुलेटर बनाएंगे, फिर स्ट्रिंग का कैलकुलेटर बनाएंगे. ठीक है. स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के अंदर होगी. फिर इसी तरह से एक और होगी, पॉलिनोमियल्स का कैलकुलेटर बनाएंगे. ठीक है. इस तरह की काफी सारी चीजें होंगी जो हमने बनानी. ठीक है. तो अंडरस्टैंड दिस. अगर कहीं किसी मसला है तो आपने मुझे रोक के पूछना है. ठीक है. सो फार सो गुड. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने बेसिकली हम ऊप की सेटिंग में बात कर रहे थे. ठीक है. जब हम ऊप की सेटिंग में बात करते हैं, तो ऊप की सेटिंग में इसी चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम फ्रैक्शन को डील करना चाहते हैं, तो व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू मेक ए क्लास. सो न्यू आइटम में जाऊंगा, यहाँ पे क्लास लिखूंगा, और इस क्लास का नाम लिखूंगा जाके मैं, वैसे क्लास नहीं, यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, इसको हेडर फाइल कहेंगे, और हेडर फाइल का नाम रखते हैं क्या, fraction.h. ठीक है. इसके आगे pragma once लिखा होता है. इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको एक दो क्लास में बताता हूँ कि क्या होता है. अभी आप ये लिख रहे हैं. ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेट्स से मैं कह देता हूँ हैश इंक्लूड iostream.
using namespace std int main. ओह int main, सॉरी क्या हो गया, पिछली क्लास में मैंने ये गलती की, पता नहीं क्यों। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास और यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब होता यह है कि जब हम क्लास बनाते हैं फ्रैक्शन, तो आपको याद होगा कि हमने ऊप की सेटिंग में जब हम एक डेटा टाइप बना रहे होंगे तो उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके फंक्शंस एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखूंगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर मैं इसके पब्लिक पार्ट में जाऊंगा, ठीक है। सॉरी, प्राइवेट, अच्छा अगर आप ना लिखें तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। ओके, स्ट्रक्ट के अंदर आप कुछ भी ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट में और इसमें बस छोटा सा ही फर्क है, ठीक है। और स्ट्रक्ट जो सी का लैंग्वेज का स्ट्रक्ट था उसमें आप फंक्शन नहीं लिख सकते थे, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर जो स्ट्रक्ट है वो इवन उन्होंने उसको भी एक्सटेंड कर दिया, उसमें यह कि आप इवन फंक्शन भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली स्ट्रक्ट के अंदर सिर्फ एट्रीब्यूट्स आते हैं बस, ठीक है। जो क्लास है उसके अंदर यहाँ पे बिहेवियर होता है, और सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन का एक कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं, ठीक है। इसको लेट्स से मैं टीचर अंडरस्कोर न्यूमरेटर अंडरस्कोर डिनोमिनेटर भेजता हूँ, और ये बेसिकली क्या करता है, वो कहता है न्यूमरेटर इज इक्वल टू अंडरस्कोर एन कर लेता है, ठीक है। और बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे ना दो फंक्शन लिखते हैं, नाम है वॉइड सेट, सेट सेट हम न्यूमरेटर कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या कर देते हैं, अंडरस्कोर एन भेज देते हैं। ये कुछ भी नहीं करता, ये न्यूमरेटर को बराबर कर देता है अंडरस्कोर डी के बराबर, सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर एन के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे वॉइड सेट डिनोमिनेटर कर देते हैं जिसमें अंडरस्कोर डी आता है, और ये कुछ भी नहीं करता, बस एक चीज चेक कर देता है, वो है कि इफ अंडरस्कोर डी इज डबल इक्वल टू 0 तो क्या कर दे, अंडरस्कोर डी को 1 कर दे, ठीक है, ठीक है। और क्या करता है, ये कहता है कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, क्या करते हैं बेटा, क्या कर दे, अंडरस्कोर डी कर दे, ठीक है। ऑलराइट। और हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाके ना खुद ही लिखते हैं कि ऐसा करो सेट न्यूमरेटर कर दो, हम खुद भी लिख सकते थे वैसे, लेकिन क्या जरूरत है, क्योंकि ये मैंने क्यों किया, क्यों बता सकते, क्या चीज, ये मैंने आपके सामने ये किया ना, ये मैंने सेटर्स यूज करते हुए इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी, कोई वजह बताए जी। बिल्कुल फंक्शन, बिल्कुल गलत बात। क्लास के अंदर आपको हर एट्रीब्यूट की एक्सेस है, क्लास के अंदर आपको हर एट्रीब्यूट की एक्सेस है, ठीक है। बेस कितनी है, 60%, व्हाई इट इज सेइंग दिस, चल ठीक है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड जी। सॉरी, नहीं इसे ऑटोमेटिक नहीं करता, दैट डजंट मैटर, ठीक है। यानी प्रोटोटाइपिंग नहीं करनी पड़ती थी, वो यहाँ पे मैटर नहीं करती जी। क्यों नहीं करते थे, क्या हो गया, करते थे यार, हम स्टक लिखते थे पर्सन, फिर बताते थे कि इसमें इंटीजर फलाना है, डबल फलाना है, तो ये वही बात है, ठीक है। अगर आपको एक ही दफा लिखा है तो आपको तो मसला कर रहा है, तो यहाँ पे आप ये लिखते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये ना इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ये हमेशा कॉल होता है जब भी कोई फ्रैक्शन का आप वेरिएबल बनाएंगे, पहले आपकी क्लास टाइप का जब आप वेरिएबल बनाते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं। तो एक्चुअली जब भी आप फ्रैक्शन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये बात समझ में आएगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं मेन में जाता हूँ, और मेन में जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके, अब बाय द वे मुझे इसकी जगह मैं लिखता हूँ इंक्लूड फ्रैक्शन डॉट एच, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रैक्शन
एफ और यहाँ पे 1 और 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो एसेंशियली ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई है, 1/2 की फ्रैक्शन बन गई है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये जो मैंने पैरामीटर लिखे हैं ये पास हो जाएंगे उस फ्रैक्शन फंक्शन को जो कि उस क्लास में बनाए। ये बात समझ में आई बिलाल, ठीक है। अच्छा एक क्योंकि यूजुअली होता ही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है ना तो हम चाहते हैं उसी के बनने में कोई चीज बता दे क्लियर। जैसे आपने स्ट्रीम रीडर बनाया होगा तो रीडर जब बनाते हैं तो साथ ही इसको पास कर देते हैं कि यार ये वाली फाइल तूने ओपन कर ली, ठीक है ना। तो यूजुअली जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं साथ ही हम उसकी इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। उसका फायदा क्या होता है, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कंस्ट्रक्शन के वक्त उसमें गार्बेज वैल्यू क्यों हो, ठीक है। इट शुड नॉट बी डेंजर, गार्बेज वैल्यू का मतलब इट्स अ डेंजरस थिंग व्हिच इज रिजाइडिंग इन दैट मेमोरी, ठीक है ना। सो इट्स एक्चुअली ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बने साथ ही इनिशियलाइजेशन हो जाए, ठीक है। ऑलराइट जी, लेकिन मैं सवाल कुछ ये नहीं था, सवाल तो मेरा कुछ और था। सवाल ये था कि यहाँ पर मैं ये जो 3 लाइनें मैंने ये एक लाइन लिखी है और ये एक और ये जो 3 लाइनें लिखी है वो मैं यहां पे तो लिख सकता था, मुझे वहां पर ही मैंने क्यों लिखी है, वहां पे सेटर क्यों कॉल किया, मुझे 2 दफा लिखना पड़ता है, ये बात सुन। तो आमतौर पर जब एट्रीब्यूट सेट करते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर दोबारा चेक लगाने पड़ेंगे, वहां पर दोबारा चेक लगाने पड़ेंगे, ये सब नहीं। और 50 मेरे एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना, और हर एक की अलग अलग सेटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल डेट, अगर मैं डेट की क्लास बनाऊं तो डेट में मंथ के यानी डेज के अलग चेक होते हैं, मंथ के अलग चेक होते हैं, ईयर के अलग चेक होते हैं। डू यू अग्री, ठीक है। तो मुझे हर एक को क्या करना पड़ता, मुझे हर एक के अलग अलग चेक लगाने पड़ते और मैं यहाँ पे अलग लगाता, सेटअप में दोबारा अलग लगाता, क्योंकि बाहर से भी कोई इसकी वैल्यू को सेट कर सकता है, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जो आपने पब्लिक इंटरफेस बनाया ये बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल होगा। मतलब ये कि आप जब भी इस फ्रैक्शन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना चाहेंगे तो आप सेटर कॉल करेंगे, आप उसके एट्रीब्यूट को हाथ नहीं लगा सकते। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं मेन में हूं और अब मैं जाके ये करने की कोशिश करूं एफ डॉट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू लेट्स से 90 या 0 कर देता हूं, तो ये इस लाइन पे एरर सेट कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए था डेन जी। ये नहीं, इस लाइन पे एरर दे रहा, क्या दे रहा है देख रहे हैं, कह रहा है ये एट्रीब्यूट जो फ्रैक्शन के अंदर कॉलन कॉलन मौजूद जो डेन एट्रीब्यूट है वो आपको वो मेंबर आपको एक्सेसिबल नहीं है, इज इनएक्सेसिबल, ये नजर आया आपको, इज इनएक्सेसिबल, ओके। यू कैन नॉट एक्सेस एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि प्राइवेट है आउटसाइड द वर्ल्ड। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। That's one clear advantage. You are not allowed to access a private attribute of a class from the outside world. Okay? Of an object. ठीक है, चल तो ये तो खत्म हो गया। ऑल राइट, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहां पे हम लिखते हैं void print और यहां लिख देते हैं cout और लिखते हैं जी न्यूमरेटर / डिनोमिनेटर, ठीक है। और यहीं पे हम चाहते हैं कि एंडल भी लगा दें, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। अच्छा मेरा आपसे ना एक सवाल है और वो सवाल ये है कि लेट्स से मैंने ये एफ फ्रैक्शन बनाई और एक और फ्रैक्शन बनाई जिसको मैंने डी कह दिया, वो है लेट्स से 2/3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे करता हूँ एफ डॉट प्रिंट कॉल और यहां मैं करता हूँ डी डॉट प्रिंट कॉल, ठीक है। बात दौर से देख लें। अच्छा लाइन नंबर 8 के ऊपर एफ डॉट प्रिंट कॉल होगा। प्रिंट बेसिकली कौन सा फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो कि इस क्लास का फंक्शन, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, आपका नाम क्या बेटा, खदीजा, आपका नाम क्या है, महरीन बेटा, मुझे एक बात बताएं, ये मुझे बताएं कि मैंने तो यहाँ पे लिखा है नंबर डिस्प्ले कर दो, ठीक है। मैंने जब एफ डॉट प्रिंट कॉल किया तो उसे पता कैसे चलेगा, और डी डॉट प्रिंट भी किया उसे ये कैसे पता चलेगा कि ये जो पहली दफा जब मैं कॉल करूंगा तो ये न्यू मैन
ये एफ का होगा, और दूसरी दफा जब मैं प्रिंट कॉल करूंगा तो ये जो नम है ये डी का होगा। आपको ये बात समझ में आई? सवाल समझ में आया? सवाल में उसे कैसे पता चलता? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई फंक्शन तो फंक्शन है। और बाद में एक और बड़ी जरूरी बात, इस प्रिंट फंक्शन में मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। इस प्रिंट फंक्शन में मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। ये बात समझ आई? आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? कि आमतौर पर जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो उसमें हम सारे आर्गुमेंट्स पास करते हैं, और यहाँ पे वो आर्गुमेंट रिसीव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स, है ना। और उनको पैरामीटर्स को कहते हैं ये वाला पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर, और वहां से जो पास करने वाला होता है वो बता देता है कि भाई ये काम करो, है ना। यहाँ पर इसे पता कैसे चलता है कि जो न्यूम है ये पहली दफा जब मैं कॉल करता हूँ प्रिंट तो ये एफ का है, और दूसरी दफा करते हैं तो डी का है। हाँ, और एक और बात ऐसे भी हो सकता है कि मैं ये एफ डी वाला पहले कॉल कर दूं और एफ वाला बाद में कॉल कर दूं। अब पहली दफा अब डी वाला करेगा, दूसरी दफा एफ वाला करेगा। इसे पता कैसे चलता? सॉरी सॉरी नहीं, डिक्लेयर तो पहले एफ हुआ है, लेकिन कॉल ये पहले डी वाला हो रहा है। सॉरी, सिस्टम ने तो क्रिएट कर दिया, लेकिन एफ डॉट प्रिंट और डी डॉट प्रिंट के अंदर प्रिंट कॉल हो रहा है ना। कॉल तो दोनों में प्रिंट ही हो रहा है। उसको प्रिंट के अंदर पता कैसे चलता है कि ये जो नाम है ये कौन सा वाला नाम है? अब मैं आपको दोबारा तस्वीर बना दिखाता हूँ। तस्वीर बेटा कुछ इस तरह की है कि असल में, सो लेट मी ट्राई टू मेक ये कैसे करते हैं, नई नई स्लाइड कैसे ऐड करते हैं? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे न्यू पेज। ओके, सो ड्रॉ होता है, ड्रॉ में यूं करना है मैंने, और यहां से ये कर रहा। ओके, अच्छा मेरी बात सुने, मैंने फ्रैक्शन एफ बनाई, उसके अंदर मैंने ये वाला वेरिएबल है इसमें वन रखा हुआ है, और ये जो वेरिएबल है इसमें टू रखा हुआ है। ये मेरी एफ है, और ये मैंने डी बनाई, और डी में ये मेरा टू था और थ्री था ना, यहाँ पे टू पड़ा था, यहाँ पे थ्री पड़ा था, ऐसे है। अब सवाल मेरा ये है कि जब कोड में, यहां पर कोड में जब मैं डी डॉट प्रिंट कॉल करता हूं तो कॉल तो यही फंक्शन हो रहा है, और मैंने तो उसमें कहा कि बस नाम को डिस्प्ले करो। इसे पता कैसे चलेगा कि मैंने डी का नाम प्रिंट करना है या एफ का नाम प्रिंट करना है? ओके, हाँ, कहां दिया? अच्छा, मैं आपको ना एक राज की बात बताता हूँ, ठीक है? ये आपने किसी को बताना नहीं है, ठीक है? असल में ना ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये हम लाइन लिखते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में ये लाइन खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर, कि क्लास का नाम क्या था हमारा बेटा? फ्रैक्शन, कॉलन कॉलन प्रिंट, और ये जो डी है ना, इसका एड्रेस पास होता है। ये बात समझ? और आप कैन यू गेस कि यहां पे बेटा क्या होगा? फ्रैक्शन, कॉलन कॉलन प्रिंट, और यहां क्या होगा? एड्रेस ऑफ क्या? एफ। ये बात समझ में आई? अब एक और मजे की बात बताता हूं। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली प्रिंट फंक्शन जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, पैरामीटर पास हो रहा है। क्या होता है पैरामीटर पास हो रहा है? जिस ऑब्जेक्ट ने वो प्रिंट कॉल किया है उसका एड्रेस पास हो रहा है, उसका एड्रेस पास। अब एक और बात, और यहां पर जो असल में हमने प्रिंट लिखा है वो ऐसे लिखा है, लेकिन कंपाइलर बैक एंड पे बड़ी कमाल चीज करता है। वो करता ही है, वो कहता है असल में ये फंक्शन ऐसा नहीं है, ये फंक्शन है वर्ड प्रिंट, और इसमें इसी फ्रैक्शन टाइप का एक पॉइंटर आ रहा है जिसका नाम है दिस। ओके, और मैं आपको मजे की बात बताता हूं। जब हम यहां लिखते हैं नम, तो वो एक्चुअली खुद ब खुद कन्वर्ट कर देता है इसको दिस एरो नाम में।
ठीक है, ये बात समझ आई। और आई होप कि यू ऑल नो कि दिस एरो नाम का मतलब होता है एसेंशियली ये दिस, डी रेफरेंस किया और यहां पे आ गया डॉट। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, वो क्या ब्रैकेट लगाओ, स्टार लगाओ, डॉट लगाओ, उसकी जगह वो एरो यूज कर लेते हैं। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सबको तस्वीर समझ में आ गई क्या हो रही है? ठीक है ना। तो उसे कैसे पता लगता है कि इस फंक्शन के अंदर, इस क्लास के फंक्शन के अंदर मैंने जो एट्रीब्यूट एक्सेस करने हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट की होंगे, वो दिस के थ्रू पता लगता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये वाकई में दिस कॉल होता है, वाकई दिस, ये दिस पॉइंटर उस इस मेंबर फंक्शन के अंदर होता है। ठीक है, ये देखें मैं आपके सामने यहां पर डिबगिंग कर रहा हूं। ठीक है, माहिन माहिन नाम है, महरीन इधर आओ, चले डिबग करें। F10 प्रेस किया, शाबाश। अब आप देखते जाइएगा, दोबारा वहां पर अब आ रहा है, थोड़ी देर लेता है, कोई इस कंप्यूटर का मसला है। आपने कैसे तो नहीं किया, ऑल टैप कर लिया, चले आ गए आप। ये देखिए जी, डी में आपको नजर आ रहा है नम में 2 पड़ा हुआ है और 3 पड़ा हुआ है, और एफ में क्या पड़ा हुआ है, नम में 1 पड़ा हुआ है और 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप देखना क्या होता है। क्या नाम का, महरीन, महरीन आप ऐसे करें F11 प्रेस करें। ये देखिए इस फंक्शन के अंदर आ गए। ठीक है, ये देख सबसे मजे की बात। अच्छा आप F10 प्रेस करें, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे दिस आ रहा है, थर्ड वॉच के अंदर जाके देखें तो आपको दिस नजर आ रहा है, और दिस में ये कोई एड्रेस है, कौन सा है, 7C8। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7C8, 7C और 8। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ वहां पे पहली दफा जो दिस में एड्रेस आया है वो एसेंशियली हमने किस कौन सा वाला फंक्शन कॉल, डी डॉट प्रिंट कॉल किया था। सो आई एम सेइंग कि ये दिस में एड्रेस आया है ना 7C8, ये डी का एड्रेस होगा। ओके, मैं आपको दिखाता भी, बेटा आप F10 प्रेस करें। ठीक है, आप इधर यहाँ पे वॉच में जाए, ये वॉच 1 में यहां पे जाके खुद ही लिखे एड्रेस ऑफ डी, एड्रेस 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 ना थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक 8 के ऊपर है, 7 वाले जहां पर होता है ना, अच्छा नहीं 7 पे, 7 पे डी, ये देखें 7C8। और इस तरह से बेटा वो भी लिख दें, एड्रेस ऑफ एफ भी लिख दें, एड्रेस ऑफ एफ भी लिख दें। ये बेटा कौन सा है, 7A8 है, ऐसे ही है ना। अब आप देखना, आप F11 प्रेस करेंगे, देखना दिस में कौन सा एड्रेस आता है, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। ठीक है, दिस में कौन सा एड्रेस है, F10 प्रेस करें बेटा, ये देखिए 7A8। आपको ये बात समझ आई? ठीक है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस खूबसूरती के साथ ऊप ने अपने अंदर वो जो आर्गुमेंट पासिंग की सारी कंबरसम थी वो अपने अंदर छुपा लिए। ठीक है, हम जो फंक्शंस के अंदर जब कॉल करते थे तो हमें आर्गुमेंट्स भेजने पड़ते थे, ना, वो सारे आर्गुमेंट्स की डिटेल जो है वो इसने छुपा ली है एज ए दिस पॉइंटर के तौर पर। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी कैन अप्रिशिएट दिस, ये कितनी खूबसूरत बात है कि वो जो पैरामीटर पासिंग का सारा जो आर्गुमेंट पासिंग का सारा हसल था वो हसल सारा इरेज हो गया। थैंक यू मैम। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके, सही है। F10 हो गया, ये हो गया, यहां बाहर आ गया। ठीक है, सो फार सो गुड, ऑलराइट। चले, हमने ये काम तो करना ही था, हमारी रिक्वायरमेंट बेटा ये थी, अच्छा एक छोटी सी और बात, वो ये, अब ये देखें इसी तरह मैंने जो सेटर बना दिए इसी तरह मैं गेटर भी बना सकता हूं। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं इन फाइंडिंग आउट कि ये मेरे न्यूमरेटर में पड़ा क्या हुआ है, तो मैं यहां पे रिटर्न न्यूमरेटर करूंगा। ठीक है, और यहां पे इंटीजर
गेट डिनोमिनेटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिटर्न डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है। यानी ये बेसिक, ये जो हमने दो फंक्शन बनाए इनका 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 मेन मकसद क्या है, उसने कहा है अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एफ डॉट डॉट डिनोमिनेटर करना चाहते हैं तो हरगिज आपको इजाजत नहीं है। ठीक है, अगर आप हासिल करना चाहते हैं डिनोमिनेटर को तो आप मेरे इस डिनोमिनेटर फंक्शन को कॉल करें, मुझे रिक्वेस्ट करें कि आपको ये वेरिएबल चाहिए, मेरी मर्जी होगी कि मैं आपको दो महीने दूंगा। ये जो मर्जी वाली बात की है ना मैंने, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, विल गोइंग टू सी दिस कि ये मर्जी वाली बात है क्या मतलब है। ठीक है, आई कैन एक्चुअली लुक एट इट कि आप कौन है जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं, मैं उसके लिहाज से आपको आंसर दूंगा। मैं इवन ये भी कंट्रोल कर सकता हूं। ये बात समझ, यानी आपके बनाई हुई डेटा टाइप्स जो हैं, वो जो अभी आपने क्लास का बनाई है, वो एक्चुअली ये भी कर सकती है कि हाँ भी रिक्वेस्ट करने वाला कौन है, मैं उसके लिहाज से डिसाइड करूंगा कि आपको क्या देना है। ठीक है, आप फैकल्टी मेंबर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप स्टाफ मेंबर हैं, उसके लिहाज से आप डिसाइड कि आप क्या है, आपको मैंने क्या एक्सेस देनी है। कैन यू सी, कैन यू स्टार्ट फीलिंग द पावर। ठीक है, और दूसरी बात यह कि एक और बड़ी जबरदस्त बात वो देखिए, सेटर जो आपने बना दिए, मतलब देखिए मैं कहता हूं डी डॉट सेट डिनोमिनेटर, लेट्स से डिनोमिनेटर कर देते हैं, और यहां पे मैं लेट्स से 0 करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ठीक है, भाई मैंने कहा दूसरी कर दो, मैं इसके डिनोमिनेटर को 0 कर दूं, यानी 2/0 कर दो, ये इसको नहीं करना देगा। क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, वो 1 देगा, वो 2/1 में कन्वर्ट कर देगा। ये बात है, क्यों, क्योंकि उसने कहा भाई रिक्वेस्ट करो, मैं देखूंगा कि मैंने क्या तुम्हारी इनिशियलाइजेशन के साथ क्या करना है। ये बात सुने, जो कि स्ट्रक्ट में नहीं था, स्ट्रक्ट में यू हैड एब्सोल्यूट पावर। ठीक है ना, इसके नुकसान है, नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि लेट्स से आपने 500 जगह पर जाके चेंज किया और वो 500 की 500 जगह पर गलत किया, अब तो आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं कि वो कहां कहां पर आपने चेंज किया था। यहां पर आपको पता है कि जिसने भी कहा हो चेंज करने के बारे में, चेंज करने के लिए तो उस फंक्शन में ही जाएगा। So all I have to put a check on is just this area. Which area? This area. ये इस एरिया में, और मुझे कहीं पर भी कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं। आपको ये बात समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूं? ठीक है, ठीक है, एक बात याद रखें, वो ये, बल्कि ये मुझे मैं बाद में बताऊंगा। So far so good, everybody understands this so far. ठीक है, अच्छा, अभी तक मैंने क्या चीजें बताई, सेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, गेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज बताई है वो ये कि फ्रैक्शन जो भी क्लास है, उस क्लास के नाम का आप चाहें तो एक फंक्शन उसके अंदर बना सकते हैं, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। क्यों रिटर्न टाइप नहीं होती? क्योंकि उसका काम ही कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर होता है, ये क्या होता है, ये उसी क्लास के नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, ऑलराइट, चैलेंज, अब हम एक और मुसीबत में डालने वाले, फिर उसका, सॉरी किसको, वो कंस्ट्रक्टर, वो उस कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट कर दे, बिल्कुल सही बात। अगर आप कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट कर दें तो फिर तो आप क्रिएट ही नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते, और ये हम कहीं जाके करेंगे। ठीक है, वी विल गोइंग टू सी दैट, वो भी एक जगह पे यूज होता है कि इवन प्राइवेट आप एक्चुअली क्रिएशन को भी कहे, अभी अगर कंस्ट्रक्टर बनाए तो कहीं पे भी क्रिएशन हो सकती है ना। आप आगे जाके देखेंगे कि हम इवन कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट कर देंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि कहीं भी कोई मुंह उठा के ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, वो हमें रिक्वेस्ट करेगा। हमारा एक पब्लिक फंक्शन होगा, इसका नाम होगा क्रिएट ऑब्जेक्ट, और वो कहेगा हाँ भाई क्रिएट करना है या नहीं करना, नहीं करना, जाओ, नहीं करता।
दैट्स लाइक रियल पावर। और बताएं, मैं आपको मुझे मारता हूं, इस ये एक वाकई एक जगह पे यूज होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह इसके ऊपर यूज होता है। आपको सोचना चाहिए कहां पर जरूरत पेश आ सकती है। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है जी, हम करना क्या चाहते हैं, हम तो फ्रैक्शन की क्लास बनाना चाहते हैं, और उसका काम है कि बेसिकली हमने बहुत सारे कैलकुलेटर बनाना। ठीक है, तो वहां खड़े हो जाके, हाँ, वहां से हाथ ला के वापस आ जाओ, चलो उठो 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 उठो, और यहाँ पे आ जाए इंच साइज। ठीक है, आ जाओ जाओ बस, अब शाबाश। चलो शाबाश। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम फ्रैक्शन की, हम फ्रैक्शन, हमें तो फ्रैक्शन का कैलकुलेटर बनाना है, यही करना ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो ये करते हैं, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, एक ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम, यूटिलिटी टेक्स्ट फाइल, fs.txt। ठीक है, और इसमें रखते क्या, हम रखते हैं लेट्स से 5 फ्रैक्शंस हैं। पहली फ्रैक्शन है 1 2, दूसरी है 3 4, और बताएं, कुछ भी बताएं। 5 9, ठीक है, 6 9, 11 22। ठीक है, ये मेरे पास 5 फ्रैक्शंस है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम है void, और यह लोड। ठीक है, और ये करता है, ये इसी पॉइंटर को बाय रेफरेंस पास करता है। ओके, वाई बाय रेफरेंस बेटा, क्योंकि इसने इसी को तो लोड करना है और जाके क्रिएट करना है। ठीक है, ऑलराइट। फिलहाल ये दोनों की दोनों जो है वो क्या है, जीरो से इनिशियलाइज है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो मैं करता हूं जाके, मैं इंक्लूड करता हूं एफ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है जी, या मैं कहता हूं इफ स्ट्रीम रीडर, कौन सी फाइल हम ओपन करें बेटा, fs.txt। सबसे पहला काम ये है कि रीडर से साइज में रीड करवा लो। इतनी फ्रैक्शंस हैं जो हम रीड करने जा रहे हैं, फिर हम उतनी फ्रैक्शंस क्रिएट कर देते हैं, इज इक्वल टू न्यू फ्रैक्शन। ठीक है, कितने साइज की, 5 साइज की। ठीक है, 5 नहीं सॉरी, साइज साइज। ठीक है, और ये इस लाइन पे एरर आ गया, मैं आपके सामने खोल भी दिखाता हूं कि क्या एरर है। प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस, व्हाट्स द प्रॉब्लम। डायनामिक ऐसी रिलेट होती है, और क्या तरीका है, क्या हो गया, क्या इस तरीके, पहले पढ़ तो लो नीचे कुछ बता रहा है वो। क्या मतलब, नहीं नहीं नहीं, जिस पे कॉल हो गया, ऑब्जेक्ट ढूंढो, मैंने बता दी, मैंने कहा 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। मतलब ये कि मैंने ये कहा है, ये बात सुने, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब एसेंशियली ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये एफ है जो कि 8 या 4 बाइट का पॉइंटर है। ठीक है, वो कह रहा है कि ऐसा करो कि 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके अंदर ही न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। ओके, और इसके जो पहला वाला है उसका लेट से कोई एड्रेस है 0x10, तो वो 0x10 इसके अंदर आएगा। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। दोबारा पढ़ें, क्या कह रहा है वो, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल। मैंने आपको क्या बात की थी
कि वो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था हमने, वो कब कॉल होता है? जब भी कोई फ्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। इस वक्त मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए? 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। सवाल यह है कि उनके पैरामीटर्स कहां भेजे हैं? वो तो मैंने भेजे ही नहीं, वो तो मैंने भेजे ही नहीं। आपको ये बात समझ आई? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? वन प्रॉब्लम कुड बी कि हम एक काम करते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि वो कहता है कि ना ऐसा करो, इस फ्रैक्शन क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लो और इसके अंदर ऐसा करो सेट नम खुद कर देना जाके, लेट्स से ये 1 हो और सेट डिनोमिनेटर हो जो है किसके बराबर हो, लेट्स से ये भी 1 के बराबर। बाकी न्यूमिनेटर को मैं 0 कर सकता हूं। ये बात समझ आई? इसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि भाई अगर अगर और बाद में ये बहुत जरूरी होता है, अगर आपने एक अरे क्रिएट करनी है, क्या करनी हो? अगर आपने अरे क्रिएट करनी है तो भाई अरे तो फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी। तो वो तभी क्रिएट हो सकती है जब क्या हो, जब उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये क्रिएशन नहीं हो सकती। आपको ये बात समझ आई? बाद में इसी का एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो ये कि ये ना बनाया जाए और इसकी वैल्यू असाइन कर दी जाए इज इक्वल टू 0 और इसको असाइन कर दे हम इज इक्वल टू क्या 1, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज से हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है ना? अब हमारा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बन गया। रीराइट डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब ये होता है कि अगर हम पास कर देंगे तो वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन अगर हम पास नहीं करेंगे तो वैल्यू ये ले लेगा। ये बात समझ में? ठीक है, सो फार सो गुड जी। बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पर ही हम इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते। ठीक है, और लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, स्ट्रक्ट में कर सकते थे, नहीं कर सकते। किसने कहा? मुझे दिखाना हो सकता है। हाँ, फिर आपने कांस्टेंट बनाया हुआ, कांस्टेंट तो नहीं बनाया था। आई डोंट नो, अब इन्होंने अब अलाउ कर दिया तो पता नहीं, ये देखते हैं। हो जाता भाई, वरना पहले नहीं होता था। नाइस थिंग टू नो, यानी आप इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं, वरना पुरानी सीरीज के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलराइट, चले। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ऑलराइट। एक और तरीका भी है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, बाय द वे मैंने क्या फाइल पूरी लोड कर ली? वो तो नहीं की, वो तो मेरा काम अभी रहता है, वो मेरा काम तो अभी रहता है। तो मैं करता हूं, मैं एक फॉर लूप लगाता हूं, उसमें कहता हूं इंटीजर एफ आई इज इक्वल टू 0, एफ आई इज लेस देन साइज एफ आई प्लस प्लस, और यहां मैं कहता हूं, अब गौर से देखें, सबसे पहले तो मैं करता हूं क्या कि मैं इंटीजर एक न्यूमरेटर बनाता हूं और एक डिनोमिनेटर जो मैं फाइल से रीड करूंगा। तो मैं रीडर में जाता हूं, अंडरस्कोर एन करता हूं और अंडरस्कोर डी करता हूं। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं कि मैं एफ की डॉट सेट डिनोमिनेटर, बिल्कुल गलत, एफ नहीं, एफ की एफ आई पे मौजूद जो कौन सी है डॉट सेट डिनोमिनेटर पे जाता हूं और यहां जाकर करता हूं क्या अंडरस्कोर डी। ठीक है, कंट्रोल डुप्लीकेट और यहां पे क्या आ जाएगा सेट डिनोमिनेटर, सॉरी सेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाना चाहिए अंडरस्कोर एन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है बारी बारी ऐसा करो, अंडरस्कोर एन और अंडरस्कोर डी में रीड करते जाओ
और हर वैल्यू को साथ साथ क्या करते जाओ, सेटिंग करते जाओ, सेटिंग करते जाओ, सेटिंग करते जाओ, सेटिंग करते जाओ। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बेटा एक और काम कर लेते हैं, यहां पर ही एक प्रिंट फंक्शन बना देते हैं, वॉइड, ये देखते जाए, वॉइड प्रिंट एफ, जिसका काम क्या है, ये प्रिंटिंग कर रही है ना, तो इसमें एम्परसेंड भेजने की जरूरत नहीं है, इसको भी एम्परसेंड भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां गए, यहां जाके हम फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर एफ आई इज इक्वल टू 0, एफ आई इज लेस देन साइज, एफ आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड ऑल आई हैव टू डू इज, मैंने प्रिंट फंक्शन में हैंडल किया था, ओके, तो मैं करूंगा, मैं कहूंगा कि ऐसे करो, एफ की एफ आई पे एंट्री पे जाओ, उसका डॉट प्रिंट कॉल कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, और बेशक एक काम और कर लेते हैं, बल्कि ऐसे करते हैं, हम कह देते हैं सी आउट फ्रैक्शन कैलकुलेटर। इसका काम ये होना चाहिए? नहीं, इसका काम ये नहीं होना चाहिए, इसका काम बस यही होना चाहिए। ठीक है, एक और फंक्शन बना लेते हैं, वो ये है कि प्रिंट कैलकुलेटर मैसेज। इसका काम क्या है, पहले तो वो ये सी आउट करे, ठीक है, और इसको हम ये पैरामीटर में भेज देते हैं। ये मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि ये क्या करेगा, ये प्रिंट एफ को कॉल करेगा। ठीक है, सही है, और इसमें हम एफ भेज देंगे और यहां पे हम साइज भेज देंगे। ठीक है, साथ हम एक और काम भी कर लेते हैं, वो ये कि सी आउट कर देते हैं क्या, एफ आई प्लस 1। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया मैं क्या करूं। यानी यहाँ पे वन कॉलन लिखा हुआ, वन आगे लिखा हुआ है कि पहली फ्रैक्शन ये, दूसरी फ्रैक्शन ये, तीसरी फ्रैक्शन ये। ठीक है, बेशक यहाँ पे कॉलन डाल देते हैं। ठीक है, हाँ, बेशक यहाँ पे बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, थोड़ा सा नीचे कर दे, और यहाँ पर बेशक थोड़ा सा बैक स्लैश टी कर दे, ताकि थोड़ी सी दरमियान में वैल्यू नजर आए। ठीक है, और साथ एक और काम भी कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं सिस्टम, सिस्टम सीएलएस। ठीक है, और क्या करें, यहां पे कर लेते हैं सी आउट, यहां कर लेते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहां कर देते हैं, क्या करें जी, एफ के इज इक्वल टू एफ आई, आई डोंट नो, यहाँ पे कोई भी साइन डाल देते हैं, वो ये ना एक साइन होता है कॉरपोरेशन का, क्या होता है, आस्की, क्या आस्की सिंबल होती है, ये ना सिंबल टेबल, बेशक ये वाला साइन डालते हैं, ये वाला, ये कर लें, यार ये तस्वीर है, ये क्या है, ये हम उठा नहीं सकते यहाँ से, हैं? हाँ ये उठा लेते, यार ये उठाने नहीं दे रहा, एक मिनट, एक मिनट रुको यार, एक मिनट, क्या है ये, यहाँ पे सो जा रहा है, ये लो, हाँ? और यार कर लेने यार, की हो गया तुम, कॉपीराइट नहीं, बस कोई भी सिंबल डालो। ठीक है, एफ आई और एफ जे। ठीक है, ऑल राइट,
चलो क्या करें इसके साथ, इसका नाम है लोड एफ, फिर हम एफ भेज देते हैं और यहाँ पे हम साइज भेज देते हैं। फिर क्या करें, प्रिंट कैलकुलेटर मैसेज, फिर हम एफ भेज देते हैं और यहाँ पे हम साइज भेज देते हैं। ठीक है, कंट्रोल F5। ठीक है, ये थोड़ा सा खराब आ रहा है, इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे बैकस्लैश टी कर देते हैं और इसके बाद एक एंडल भी कर देते हैं। नहीं चल रहा क्यों यार, खामोश हो जाओ प्लीज। अच्छा, ये उसकी जगह कोई और सिंबल दे रहा है। आई थिंक ये इसकी वजह से, ये वजह ये है कि शायद उसने कोई फॉन्ट चेंज किया हो। लेट मी चेक, एक मिनट, क्या है यार, वो कैसे करते हैं फॉन्ट चेंज? प्रॉपर्टी में जाए कहाँ पे? हाँ, ये होता है, इसमें वो नहीं होता। हाँ, सॉरी, इसमें अपीयरेंस में हो यार, खामोश रहना प्लीज। चले खैर, ये आप देख लीजिएगा। इसकी जगह मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, इसकी जगह फिर अंडरस्कोर कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपने कोई भी साइन डालना है। ठीक है, तो कंट्रोल F5। ठीक है, तो ये आपकी वो आ रही है। ठीक है, ऑल राइट जी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने फ्रैक्शंस प्रिंट कर दी। हाँ, सिंपलीफाई तो बात की बात है। अभी हमने एक और बड़ा मजेदार काम करना है, वो ये कि हमने हमने प्रिंटिंग करनी है, प्रिंटिंग कर ली भी है। और हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली इसके ऊपर सारा काम करना है ना, क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, तो वो हमने कहाँ लिखना है? ठीक है, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि जो ऐड फंक्शन है और सब्ट्रैक्ट फंक्शन है, मल्टीप्लाई फंक्शन है, ये या डिवाइड फंक्शन, ये चार फंक्शन हमने लिखने हैं। ये फंक्शंस हम लिखें किसके अंदर, इस क्लास के अंदर। और एक तरीका यह है क्लास के बाहर लिखें। ठीक है, दोनों लिखते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सोचिए कि अगर बाहर लिखें तो कैसे लिखेंगे, अंदर लिखें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है,
All right. So look at this. सबसे पहले मैं यहाँ फंक्शन लिखता हूँ, उसका नाम रखता हूँ फ्रैक्शन ऐड। बल्कि ऐसा करते हैं, पहले हम क्लास के बाहर लिखते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे एक ऐड फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, प्लीज ये देख लें, फ्रैक्शन ही इसकी रिटर्न टाइप होगी, ऐड फंक्शन का नाम होगा। इसको ऑफ कोर्स दो फ्रैक्शंस पास होंगे, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो फ्रैक्शंस को ऐड हम कैसे करते थे। तो फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो लेट्स से आप कहते हैं 1/8 प्लस 2/8 कर देते हैं, और लेट्स से 3/7 कर देते हैं। ठीक है, प्लीज खामोश। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना, एलसीएम ऑफ विच, एलसीएम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये 8 कर लेते हैं और ये ना मैं 6 कर देता हूं। ठीक है, अब बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, 24 निकलेगा। सो एलसीएम ऑफ 8 and 6 which is actually equal to 24। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहां पे लिखते हैं क्या, सो बेसिकली हमारा एलसीएम निकला 24। ठीक है, मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं। ठीक है, फिर हम एक्चुअली ये जो एलसीएम वाली वैल्यू निकली होती है, इस एलसीएम को लेट्स मैं एल कह देता हूं, इसको हम डिवाइड करते हैं इस पहली फ्रैक्शन के डिवाइडर से, डिनोमिनेटर से, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से, उसी के न्यूमरेटर से। ठीक है, फिर हम करते हैं प्लस, और यहां क्या होता है बेटा, फिर हम दोबारा से एल को डिवाइड करते हैं, लेकिन अब हम दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और यहां पे मल्टीप्लाई होता है क्या, 3। ओके, दिस इज वन मेथड। वन इज कि दूसरा तरीका ये कि आप इसको इसके फ्रैक्शन से इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड मल्टीप्लाई, वो उसमें फिर डिवीजन ज्यादा करनी पड़ती है, कटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चले जी, तो ये हमने करना है, और फिर हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो यही करते हैं। तो ये करने के लिए मुझे बेसिकली एक फंक्शन और जाना पड़ेगा, जिसका नाम है इंट जीसीडी। ठीक है, 2 नंबर्स का मैंने जीसीडी निकालना है, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना, वो मैं आपको ये बता देता हूं, जो एलसीएम होता है ना, अगर मैं 2 क्वांटिटीज का एलसीएम निकालना हो तो उसकी डेफिनेशन होती है, वो होती है बड़ी सिंपल सी, कि आप ए को मल्टीप्लाई बाय बी करें, डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ए बी कर दें। ठीक है, और बड़ी सिंपल सी वजह है, और वजह यह है कि ये क्या हुआ, ये क्या मसला, आई डज नॉट मैच। ओके, ठीक है, तो बेसिकली ए और बी के अगर आप गौर से देखें तो उनमें लार्जेस्ट ऐसा पोर्शन जो कि कॉमन है वो निकालना था हमें बेसिकली, है ना। अगर आपको याद हो तो हम सारे कहते थे, एलसीएम निकालने का जो हमारा बचपन का तरीका था वो कुछ इस तरह का था ना, कि हम क्या करते थे, हम बेसिकली कुछ इस तरह की चीज करते थे, जिन 2 वैल्यूज का हमें एलसीएम निकालना होता था, लेट्स से 6 का, और सॉरी 6 का था और क्या था, 8 था ना, तो हम एक्चुअली 2 द क्या होता है 3, और ये क्या हो गया 4। अब इनके दरमियान में कोई भी फ्रैक्शन कॉमन नहीं है, तो हमने एक्चुअली एक दफा इसको रखना है, तो दैट वाज द आइडिया। बाकी यानी बेसिकली जो आंसर होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 4। ये क्या है, ये बेसिकली जीसीडी है। ठीक है ना, सो एसेंशियली जीसीडी इसमें भी आ रहा था, जीसीडी इसमें भी आ रहा था, तो जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप एक दफा जीसीडी से डिवाइड कर देंगे तो वो एक दफा बाकी रह जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल यहां पर भी वही बात है। तो हम अब जीसीडी निकाल लेते हैं।
जीसीडी के लिए निकालने का तरीका ये होता है कि आप एक डिवाइजर लें जो कि मिनिमम ऑफ ए बी हो, ठीक है, ए बी हो से शुरू करें, डी शुड बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू भी हो सकता है, और अगर ऐसा नंबर हो जो कि डिवाइजर हो जो कि डी को भी डिवाइड करे एंड बी को भी डिवाइड करे, तो वो डिवाइजर ही इज आवर जीसीडी, ठीक है, और अदरवाइज डिवाइड करते हैं 1, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी माइनस क्या, सॉरी माइनस माइनस करते हैं, ठीक है, ठीक है, और कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम बेसिकली आखिर में रिटर्न 1 कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी डिवाइजर नहीं होगा तो 1 तो हर एक का जीसीडी होता ही होता है, क्योंकि 1 हर एक को डिवाइड करता है, ठीक है, बाय डेफिनेशन। ऑल राइट, अब तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जी क्या करते हैं कि हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि जी मुझे एलसीएम निकाल के दो, किसका निकाल के दो, ए डॉट डिनोमिनेटर गेट डिनोमिनेटर और बी डॉट गेट डिनोमिनेटर, ठीक हो गया, ये हमारा क्या बन जाएगा। अब बेसिकली मुझे करना क्या, मुझे नई फ्रैक्शन बनानी है, इसको मैं आर कह देता हूं, ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता, तो इसको इनिशियलाइज कर देगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो भी है वो इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आर डॉट सेट करता हूं, क्या, सेट डिनोमिनेटर, और सेट डिनोमिनेटर में मैं ये वैल्यू दे देता हूं, ठीक है, यही होगा, एक और ब्रैकेट होगा, ठीक है, यानी इस आर का जो मेरा नया डिनोमिनेटर है वो ये है, ठीक है। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं, मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़नी है, तो व्हाई नॉट आई डू द फॉलोइंग कि मैं यहां पे एक इंटीजर एल बना लेता हूं जिसमें मैंने ये एलसीएम रख दिया, ठीक है, तो मैं करता हूं कि मैं इसको यहां से एल से इनिशियलाइज करता हूं, ठीक है, या एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं क्या करूं कि ये मैं आर बनाऊं ही बाद में, ये सब तरीके ठीक है कि आप फ्रैक्शन आर बनाएं, ठीक है, इसके न्यूमरेटर में अभी कुछ भी पास ना करें, लेट्स से 0 कर दें, और जो इसका डिनोमिनेटर उसमें क्या पास कर दें, उसमें ये एल पास कर दें, ठीक है, यानी आज मैंने क्या मैंने रिजल्टेंट बनाया है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो इन दोनों का एलसीएम है, ठीक है। आप बनाते भी ऐसे ही ना, आप जब नई फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो आप नीचे खेद के एलसीएम लिखते हैं, तो मैंने वही काम किया, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद हम करते क्या है, हम कहते हैं अब हमने न्यूमरेटर असाइन करना है, मतलब ये कि मैंने कहना है आर डॉट सेट न्यूमरेटर, और वो किसके बराबर होना चाहिए, ये आपके सामने मैंने लिखा था, क्या, एल डिवाइडेड बाय पहले नंबर का डिनोमिनेटर, एल डिवाइडेड बाय क्या करें बेटा, ए डॉट गेट क्या, गेट डिनोमिनेटर, राइट, इससे मुझे करना है डिवाइड, और फिर मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, ए के ही किससे, न्यूमरेटर से, ठीक है, फिर मुझे प्लस करना है, क्या प्लस करना है, प्लस करना है क्या, दोबारा से डिवाइड करो, एल डिवाइडेड बाय बी का गेट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय बी का न्यूमरेटर, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, यहां गए और ये मैंने साइन कर दिया, ठीक है, और इस आर को मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक हो गया, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ओके, अब हम बड़ा मजे का काम करते हैं, वो ये कि ऐसा करते हैं कि ये मैंने ऐड वाला काम कर दिया, एंड आई होप आप सब सब्ट्रैक्शन वाला काम भी अब कर देंगे, कैसे होगा बेटा, सब, ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे क्या आना है, यहां पे क्या आना है, माइनस आना, ठीक है जी, और अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने मल्टीप्लिकेशन भी करनी है तो वो कैसे होगी, वो बिल्कुल आसान है, द ओनली डिफरेंस, आप कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑल आई हैव टू डू इज, इसकी भी बेसिकली जरूरत नहीं है मुझे,
आप मुझे क्या करना है बताएं मुझे, जी यहां पे बताएं क्या करना है। आप मुझे बेसिकली इसका नाम रखना है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में बेटा क्या करते हैं, यहां पे क्या करेंगे जी, हम करेंगे ए डॉट गेट न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय, यार ये क्या बकवास है, मल्टीप्लाइड बाय बी डॉट गेट न्यूमरेटर, ठीक है यार इसका सरस। यहां पे क्या, फिर अगला क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर केस में, ए डॉट गेट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय बी डॉट गेट डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड आई होप यू अग्री के, सॉरी इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब हम डिव बनाते हैं जी। डिव में मुझे क्या करना चाहिए, जो ए का न्यूमरेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी के डिनोमिनेटर से, और फिर हम क्या करेंगे ए के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बी के न्यूमरेटर से, ठीक है। तो ये हमारी डिव बन जाएगी, ऐसे होता है। चलें, अज्यूमिंग कि हमारे ये फंक्शंस ठीक बने, ठीक है। ऑल राइट, अब हम एक्चुअली अपना कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड कि कैलकुलेटर में हमें एक्चुअली जो इनपुट देनी है वो कुछ इस तरह देनी है कि हम, हमारा कैलकुलेटर ये कहेगा कि उसने कहा है कि मुझे एफ के बताओ इज इक्वल टू एफ जे बताओ, और फिर यहां पे कोई ऑपरेटर आना चाहिए, और यहां पे आई कर लेते हैं, यहां पे जे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमने सी इन करवाना, ठीक है। तो यूजर इंटर करेगा F1 इज इक्वल टू F2 प्लस लेट से F4, ठीक है। तो मुझे बताएं ये F इंपॉर्टेंट है, ये F रीड करना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये 1 2 रीड करना इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है और 4 इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, साइन, ऑपरेटर का साइन, ठीक है। तो यहां देखिए मैं क्या करने लगा, मैं यहां पर प्रिंट और लोड हो गया, बल्कि प्रिंटिंग मैं यहां करूंगा, लोड पहले कर लूंगा, और आप देखना मैं यहां पे 3 वेरिएबल बना रहा हूं। एक है एल इंडेक्स, एल इंडेक्स मतलब है लेफ्ट इंडेक्स, ओके। फिर है, अब मैं राइट वैल्यू की बात करूं, राइट 1 इंडेक्स, और फिर है राइट 2 इंडेक्स, ठीक है। यानी एक होता है ना एल आर्गुमेंट, असाइनमेंट में लेफ्ट आर्गुमेंट होता है, फिर आर वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये मैं एक्चुअली, हाँ इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इंडेक्स छोड़ देते हैं। सो एल इंपॉर्टेंट है, R1 और R2 इंपॉर्टेंट, और फिर एक काम और करते हैं कि कैरेक्टर बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ओपीआर, ओपीआर स्टैंड फॉर ऑपरेशन, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, लुक एट दिस, मैं कहता हूं, आप देखते जाए, डू यहां मैं कंडीशन अभी डालता हूं, ऑप्शन इज डबल इक्वल टू, नहीं, नॉट इक्वल टू स्मॉल एन, और ऑप्शन इज नॉट इक्वल टू कैपिटल। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, अगर नहीं है तो नो नहीं कहा तो फिर वो दोबारा चले, ठीक है। ऑलराइट,
प्रिंट करवाया। अब मैं करवाता हूं CN, और CN पहले मैं अच्छा बाय द वे एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं डमी। डमी मतलब कुछ भी, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, ठीक है। हम करते हैं CN। सबसे पहले हमने डमी में रीड करना है। डमी का मतलब है क्या रीड हो गया, ये रीड हो गया, ठीक है। उसके बाद आई एम इंटरेस्टेड इन एल। एल का मतलब है एल इंडेक्स यानी लेफ्ट इंडेक्स, ओके। फिर मुझे इक्वल टू रीड करवाना है, तो इक्वल टू को मैं रीड करवाऊं किसके अंदर, डमी के अंदर, ठीक है। अच्छा अब मुझे किस में रीड करवाना है, फिर दोबारा डमी में रीड करवाना है, फिर मुझे किस में रीड करवाना है, अब मुझे R1 में इनपुट करवाना है, फिर मुझे OPR में इनपुट करवाना है, फिर मुझे डमी में इनपुट करवाना है, और फिर मुझे R2 में इनपुट करवाना है, ठीक है। इस ये 2 दफा हो गया, ठीक है, सही हो गया। ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस। आई विल फर्स्ट गोइंग टू से स्विच, और यहां मैं कहूंगा कि भाई ऑपरेशन कौन सा है, ठीक है। सो मैं कहता हूं केस क्या प्लस है, ठीक है, ठीक है। जी क्या माइनस है, क्या मल्टीप्लिकेशन है, क्या डिवीजन है, ठीक है। ऑल राइट, अगर एडिशन करने को उसने कहा है, आई विल गोइंग टू से कि एफ पे जाओ, उसके एल इंडेक्स पे जाके रखवाना, ओके। क्या रखवाना, रखवाना एफ की ऐड करो कॉल एफ की R1 में और एफ की किसमें, R2 में। सॉरी, वेरी गुड। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, वो ये कि L माइनस माइनस कर देंगे, R1 माइनस माइनस कर देंगे, और फिर R2 माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने जो यूजर को दिखाना है वो तो F1 F2 F3 है, लेकिन बैकएंड पे हमने जो स्टोर किया है वो F0 F1 F2, ठीक है। और इसी तरह यहां जाएंगे, सब करेंगे, ठीक है। इसी तरह मल करेंगे, इसी तरह क्या करेंगे बेटा, डिव करेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, गुड। क्या समझ नहीं क्या, क्यों नहीं आई, क्या चीज समझ नहीं आई इसमें, ये जो मैंने सीन करवाया ये समझ में नहीं आया, हाँ मैंने बेटा ये सीन करवाया मैं, ये लिख रहा है, ये एक्सप्रेशन इनपुट लेगा, वो कहेगा F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F4, वो ये लिखेगा, ठीक है। इस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस, जस्ट इग्नोर्ड इट, तो डमी में रीड करके फारे करा दिया। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस नंबर, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस नंबर, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस नंबर, एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस ऑपरेशन, कि वो क्या ऑपरेशन करता है, ठीक है। और इस ऑपरेशन की बेस पर मैंने स्विच लगाया है, और जो स्विच चलता है उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल रहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो फ्रैक्शंस दिखाई हुई है वो 1 2 3 दिखाई हुई है, और कोड में जो पीछे पड़ी हुई है वो F0 F1 F2 पड़ी हुई है, ठीक है। तो मुझे एक बार माइनस करनी पड़ेगी, ऑलराइट, कंट्रोल F5, ये फ्रैक्शन है। मैंने कहा गौर से देखिए, मैंने कहा लेट से ये 5 जो है वो क्या है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे ख्याल में आंसर आ जाना चाहिए 22/22, ऐसी है। तो मैं कहता हूं F2
F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F5। ठीक है, अब देखो, अब एक शर्त बग हुआ है, वो ये हुआ कि हमें वो उसने अपडेटेड नहीं दिखाई। ठीक है, क्यों? हमने वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू? मैं कहता हूँ आई वांट टू कंटिन्यू। देखो जी, 22 हो गया। ठीक है, तो एक छोटा सा बग है, और वो बग ये है कि ये जो मैंने प्रिंट किया है, ये जो मैंने प्रिंट किया है ना, इस प्रिंट को एक दफा यहां पे दोबारा कर दो। ठीक है, ताकि वो अपडेटेड बोर्ड दिखा दे। ये बात समझना? ठीक है, सो फार सो गुड, वी आर डन विद दिस। नहीं, उसने कहा कि इन्हीं पे काम करूंगा। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट ये कि हमने इसी पे काम करना है। ठीक है, हाँ जी, किसी एक को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और किसी को जिसको मर्जी चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेटर जो चलता रहेगा। बना ले, आप नया नई इंस्ट्रक्शन डाल दिया तो आप डालें इसके अंदर, एक्सपेंड करें कि मैंने एक नया नोड ऐड करना है, मैंने एक नया एंट्री इसके अंदर ऐड करनी है, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दो चीजें रहती है। ठीक है, पहली चीज वो ये कि ये जो मैंने सारे फंक्शन लिखे ना, ये मैंने सारे फंक्शन लिखे, ये देखें जी, अगर मैं इस ऐड को यहां से कर रहा हूं, बल्कि ऐसे करते हैं, ऐड लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, बल्कि ऐड ही लिखते हैं। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है ना, ये मैं यहां नहीं लिख सकता, ये मैं क्लास के अंदर लिख सकता। ठीक है, बट लुक एट दिस, बाय द वे ये मैं कॉपी पेस्ट कर दूं कुछ चल जाएगा, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है, बोले कि जब मैं कॉल करूंगा ना, अब जब मैं कॉल करूंगा तो मैं कॉल ऐसे नहीं करूंगा। मैं कॉल करना चाहता हूं, अब यहां पे एरर देगा ऑफ कोर्स, मैं यहां पे कॉल ऐसे नहीं करूंगा, मैं यहां पे कॉल ऐसे करूंगा। भाई अब है क्लास का वो मेंबर फंक्शन, तो मुझे किसी का कॉल करना पड़ेगा इस तरह। मतलब ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एफ की R1 ये वाला जो फ्रैक्शन है, इसमें ऐड कर दो ये वाली फ्रैक्शन, है ना? तो मुझे एक्चुअली पहली बात जो चेंज करनी पड़ेगी वो क्या चेंज होगी, अब हमारे दो आर्गुमेंट नहीं पास होंगे, बल्कि एक आर्गुमेंट पास होगा। ये खुद ब खुद पास हो जाएगा एज ए दिस पॉइंटर। ये बात समझ? तो पहली बात, अब मैं उधर ऐड लिखने जा रहा हूं, पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये जो जीसीडी और एलसीएम मैंने यहां बनाए थे, ये मुझे अब यहां जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं बनाऊंगा कहां पर, ये मैं इस जगह जाके डॉट एच में जाके यहां पर रखता हूं, और वो भी प्राइवेट में। प्राइवेट का मतलब क्या है, मुझे बाहर की दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि ये दो फंक्शंस अंदर इंप्लीमेंटेड है, क्योंकि ये मेरी फंक्शनैलिटी का पार्ट है। और मेरी फंक्शनैलिटी का पार्ट करने का मतलब क्या, भाई ये तो मेरी हेल्पिंग के लिए बने, तो इनको हेल्पिंग फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरी इंप्लीमेंटेशंस की हेल्पिंग फंक्शंस हैं, इनको यूटिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब भी ये कि ये हेल्प के लिए यूज हो रहा है। ओके, आपको समझ में आ गई बात? ये मेरे प्राइवेट फंक्शन है जो यहां बना के मैंने रख दिए, तो दीज आर माई यूटिलिटी फंक्शन। ओके, और आप आगे देखना मैं क्या काम करता हूं, आगे ये करता हूं, आप मेरी बात सुने। अब बहुत थोड़ी सी चेंजेस होने वाली, वो चेंज क्योंकि अब मैं ऐड फंक्शन लिख रहा हूं क्लास के अंदर। किसके अंदर? तो क्या मुझे अब गेटर्स यूज करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। ओके, और दूसरी बात, ये मुझे अब ए पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए तो इसमें बाय डिफॉल्ट खुद ही आ जाएगा। ऑल आई नीड इज ओनली बी, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और अब बड़ी जरूरी बात, ये जहां वहां पर मैंने यहां पर लिखा होता ना ए डॉट गेट डिनोमिनेटर या नोमिनेटर, उनकी जगह सिर्फ मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर। ओके, और यहां पर मुझे बी डॉट गेट डिनोमिनेटर करने की जरूरत नहीं है, आई विल ओनली से बी डॉट डिनोमिनेटर। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, बताएं मुझे जी, बताएं। अब एल बना लिया, और यहां पे मुझे क्या करने की जरूरत है, ए की जरूरत नहीं है, मैं यहां लिखूंगा सिंपल क्या, डिनोमिनेटर, और यहां क्या लिखेंगे, ए डॉट न्यूमिनेटर। ठीक है, ए भी नहीं, सिंपल डिनोमिनेटर, और यहां क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा वी डॉट
डिनोमिनेटर, और ये क्या हो जाएगा, बी डॉट न्यूमरेटर। ठीक है, तो आपकी इंप्लीमेंटेशन बहुत छोटी होगी। ठीक है, इट्स मच मोर इजियर टू हैंडल। यहां क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जगह मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर भेजने की जरूरत है, और यहां पर बी डॉट डिनोमिनेटर भेजने की जरूरत। ठीक है, यहां पर सिर्फ मुझे डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत है, और यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ न्यूमरेटर। और यहां क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर बी डॉट न्यूमरेटर। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो हमने फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन इनसाइड भी कर ली और आउटसाइड भी कर ली। ठीक है, ये बात समझ आ गई? इट इज रिकमेंडेड कि ये इंप्लीमेंटेशन जो है ये क्लास के अंदर होनी चाहिए या क्लास के बाहर होनी चाहिए? क्लास के अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस तरह डिसीजन एक्सेसिबल नहीं होगा और कोड भी और पैरामीटर्स पास नहीं करने पड़ेंगे उस तरह पर काफी जो टर्मिनल फंक्शन हो गया मल्टी दफा यूज करेंगे एक ही दफा देखना पड़ेगा, बार-बार फंक्शन भी नहीं कॉल करने पड़ेंगे। एक सबसे मेन, ये सारी रीजन सही है। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्या बताएं? ये बात सुन रहे? अब अगर मुझे फ्रैक्शन की एडिशन चाहिए, ठीक है, तो मुझे ये मेन कहीं से ढूंढना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। नहीं, मुझे सिर्फ ये फ्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड तमाम फंक्शनैलिटी वो फ्रैक्शन में ही होनी चाहिए। दैट्स व्हाट ऊप मीन, कि वो तमाम चीजें जो कि इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है वो इस क्लास में लिखी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत एसेंशियल बात है समझना, कि वो तमाम फंक्शनैलिटीज जो कि इस डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड है, इस क्लास के साथ एसोसिएटेड है, वो सारी इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इस चीज को ऊप की जबान में कहते हैं कोहिजन। क्या कहते हैं? और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपसे प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज में पूछा जाता है। वो पूछते हैं कि कोहिजन क्या होती है, और हम कहते हैं ऊप में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हाईली कोहिसिव होना चाहिए। हाईली कोहिसिव का मतलब है तमाम वो फंक्शनैलिटी जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है वो सारी की सारी उस क्लास के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आपको ये बात समझ आई? एक और बड़ी जरूरी बात, बहुत जरूरी बात, वो ये कि इसमें डी कपलिंग होनी चाहिए। डी कपलिंग का क्या मतलब है? डी कपलिंग का मतलब है कि यहां पर लेट्स से फ्रैक्शन की मैंने क्लास बनाई और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाई। कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई फंक्शनैलिटी फ्रैक्शन में इंप्लीमेंटेड नहीं होनी चाहिए। हर वो चीज जो फ्रैक्शन किया वो इधर होगी, हर वो चीज जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की है वो इधर होनी चाहिए। मतलब ये कि हर ऑब्जेक्ट इंटरनली तो बड़ा बॉन्ड बनाए हुए होगा, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड से वो दूर रहना चाहेगा कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता। आपको ये बात समझ में आई कितनी बड़ी जरूरत? ये बहुत जरूरी बात। और आपको बताऊं ये बड़ी एसेंशियल इस सेंस में, और ये बिल्कुल इंसान की जो हमारी ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, हमारी रियलिटी उससे साथ एसोसिएटेड है। कि आप फलाने डॉक्टर के पास जाए, वो कैसे हैं, लेट्स से वो नाक का डॉक्टर है या कान या वो डेंटिस्ट है, उसको कोई आई की चीज दिखाएंगे, यार मेरे पास क्यों करते हैं, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, वो क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट्स हाउ प्रोग्रेस हैज हैपेंड। ठीक है ना, उसका नुकसान भी है, बट द थिंग इज के दिस डीकपलिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स हाउ ह्यूमन हैज प्रोग्रेस्ड। ये बात समझ? इसको उसका नहीं बताना चाहिए, इसको उसका नहीं बताना चाहिए। ये बात समझ? कोई डेंटल रिलेटेड काम होगा तो मैं यहां जाऊंगा, हार्ट रिलेटेड काम होगा तो मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा, कोई न्यूरो के पास जाना होगा तो मैं न्यूरो के पास जाऊंगा। ये बात समझ? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोहिजन का मतलब भी इकट्ठा होना है, कपलिंग का मतलब भी इकट्ठा होना होता है, लेकिन हम कहते हैं यार कोहिजन होनी चाहिए बट लेकिन कपलिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों?
ये कहते हैं भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई, ये कपलिंग होनी चाहिए या और कोहेजन होनी चाहिए। जी जी, आप अक्सर लोग उसको कहते हैं हाँ दोनों चीजें होनी चाहिए। नहीं, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। डी कपल का मतलब यह है कि आई मीन कपल का मतलब ये एक क्लास और दूसरे क्लास की बात है, दो चीजों के दरमियान में बात हो रही है, और दो चीजों के दरमियान में मिनिमम इंफॉर्मेशन का एक दूसरे को पता होना चाहिए, सिवाय पब्लिक इंटरफेस के। ओके, ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है ये समझना। ओके, ऑलराइट, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें आपको मैंने कहा था कि मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज बना दी है, ऐसी है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो छोटी सी बात है, असल बात जो मैंने बताया वो बतानी है। ओके, प्लीज स्टे ट्यून्ड। यहां पे आए, और याद है मैंने ये सेटर कॉल किए थे, है ना। सर देखना, मैं बड़ी मजेदार चीज, लजीज चीज करने लगा हूं, और वो ये मेरा वॉइड सेट है ना, इसकी मैं रिटर्न टाइप कर देता हूं फ्रैक्शन एम्परसेंट। अच्छा, और यहां पे क्या कर देता हूं, फ्रैक्शन एम्परसेंट। फ्रैक्शन एम्परसेंट का मतलब क्या है, मैंने एक फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा हूं, और वो बाय रेफरेंस रिटर्न करवा रहा हूं। ओके, एंड लुक एट व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज रिटर्न स्टैटिक दिस। इसका मतलब क्या है, हाँ हाँ जी, इसका मतलब बेटा इसका मतलब यह है कि मैंने जिस कॉलर के थ्रू कॉल किया था, मैंने वही कॉलर रिटर्न करवा दिया, है ना। यही मतलब है ना सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये मैंने सेट कॉल किया था ना, उसके फौरन बाद यही ऑब्जेक्ट, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस पूरी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसके सेट नम ने इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया, है ना। ठीक है, जिसका मतलब मैं एक और काम कर सकता हूं, क्या, डॉट सेट डिनोमिनेटर। वाओ, अब मुझे इसकी लाइन की जरूरत नहीं। एसेंशियली क्या कहा मैंने कहा है इस ऑब्जेक्ट का, इसे छोड़ दो, इस ऑब्जेक्ट का तुम सेट नम कॉल करो, फिर उसी का ही क्या कॉल कर दो, सेट डिनोमिनेटर कॉल करो। ये तुम लोगों ने पहले कहीं देखा है, कहां देखा है, कहां देखा है, तो क्या होता है, क्या होता है इसमें, सी आउट, ये प्रिंट होता है ना, फिर इस जगह पे क्या रिप्लेस हो जाता है, दोबारा सी आउट रिप्लेस हो जाता है ना। फिर क्या होता है, फिर ये सी आउट, ये फॉरवर्ड स्लैश आउटपुट होता है, फिर इस जगह पे क्या रिप्लेस हो जाता है, दोबारा सी आउट रिप्लेस होता है। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग, दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग। ओके, और ये सिर्फ लूप के थ्रू हो सकती है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, वेरी पावरफुल आइडिया। क्या आपका जो सिंटेक्स मैं डॉट करके मैं फंक्शन, डॉट फंक्शन कॉल, फिर डॉट फंक्शन कॉल, फिर डॉट फंक्शन कॉल भी कर सकता हूं। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। इवन मैं देखें ये कॉल भी कर सकता हूं, मैं साथ ही जाके ये भी कर सकता हूं कि इसके साथ ही मैं डॉट प्रिंट भी कर दूं, ठीक है। मतलब है कि वो साथ ही प्रिंट भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। और इवन जो प्रिंट, बेसिकली आमतौर पर वो करते क्या है, वो कहते हैं कि जो हमारे वॉइड फंक्शंस है ना, उनको तुम एटलीस्ट ये काम तो करो ना, उनसे अपने आप को दोबारा रिटर्न करवा दो। उससे फायदा क्या हुआ, उसमें कैस्केडिंग आ जाएगी, ठीक है। मतलब है कि वो ऑपरेशन करने के बाद आपको दोबारा से जाके नया डॉट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी का डॉट करेंगे आप, आगे 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 कर सकते हैं। ये बात समझ, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कैस्केडिंग। ओके, रियली फाइन आइडिया, ब्यूटिफुल आइडिया। ओके, लास्ट बात,
और वो ये है कि ये जो मैंने फ्रैक्शन की क्लास बनाई है, इसमें अगर मैं ये कहूं कि तुमने ये नहीं बनाना, ये पैरामीटर पास करने लाजमी, मतलब इसका मतलब पता है ना, इसका मतलब है कि अब तुम अरेज नहीं बना सकते, अब तुम अरेज, तुम एक्चुअली एक एक ऑब्जेक्ट ही बना सकते हो। ये समझ में आ गई बात? अच्छा अब देखना मैं करूं क्या। किसने बोला? शाबाश, क्या नाम पड़ेगा? अब देखा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब भी क्रिएट करोगे मुझे पैरामीटर चाहिए। अब पैरामीटर बात है नहीं, मैं जब अरेज क्रिएट करता हूं तो मेरे पास पैरामीटर नहीं होता, ठीक है ना। अब मैंने, अब मुझे तो नहीं पता, फाइल से मैं रीडिंग कर रहा हूं, फाइल में 5 फ्रैक्शन है या 50 फ्रैक्शन है या 500 फ्रैक्शन है, मैं कैसे पास करूं उसको? वो तो मैं बारी बारी क्रिएट करके तो चलो कर सकता हूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर ये भी क्रिएट किया मैंने, ये ले जाओ साथ, ये तो मैं कर सकता हूं। लेकिन मैंने पूरी अरे क्रिएट किया, वो भी डायनामिक साइज की है, और उसमें पैरामीटर पास करने में तो नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीके से कर सकते हैं। लुक एट दिस एंड प्लीज अप्रिशिएट दिस आइडिया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। लुक एट दिस। अब ऑफ कोर्स इस लाइन पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि उसको आर्गुमेंट चाहिए, वो तो मैं अपने क्रिएट कर नहीं सकता, ठीक है। अब देखना मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन में चेंज करने लगा, ठीक है। और वो चेंज बेटा क्या है? वो चेंज ये है कि मैं यहां पे फ्रैक्शन का पहले मैंने एक पॉइंटर बनाया हुआ था, अब मैं डबल पॉइंटर बनाऊंगा। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये बड़ी बड़ी जरूरी तस्वीर है, समझ लो। इट्स दिस इज द क्रक्स ऑफ द लेक्चर, ओके, यू शुड नो दैट। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके एग्जाम में ये पूछूंगा कि व्हाट आर द 2 मेथड्स जिसके थ्रू आप लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यही मिड टर्म में भी सवाल होगा और यही आपके फाइनल में भी सवाल होगा, ओके। चलेगी, मैंने इसको डबल पॉइंटर में कन्वर्ट किया, विच मीन्स कि मैं अगर यहां पे तस्वीर बनाऊं तो अब एसेंशियली मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे एफ टाइप का, जो फ्रैक्शन टाइप का जो मेरा क्या है वो डबल पॉइंटर मौजूद है, ऐसे है। विच मीन्स ये किसी अरे को पॉइंट कर सकता है जिसमें हर एंट्री खुद बजाते खुद क्या होगी, वो एक फ्रैक्शन टाइप का पॉइंटर होगा, ओके। मतलब ये कि ये फ्रैक्शन टाइप का पॉइंटर होगा। पॉइंटर अभी तक कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? अभी तक कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पॉइंटर्स ही क्रिएट हुए हैं। पॉइंटर्स क्रिएट होने से क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, ठीक है। तो लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, व्हाट चेंज आई विल गोइंग टू मेक, ये जो मेरा लोड फंक्शन है, ये वाला, इसमें अब मैं कहता हूं मुझे तुम पॉइंटर्स 2D पॉइंटर भेज दो, ठीक है। और मैं वो 2D पॉइंटर बाय रेफरेंस ले लेता हूं। आगे चलते हैं। अब मैं इसे कहूंगा प्लीज 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 क्रिएट करो, लेकिन क्रिएट करो पॉइंटर्स की रहे, ठीक है। ऑलराइट, क्रिएट करो फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन के पॉइंटर्स की अरे बना दो, ऑलराइट। जिसका, और बाय द वे आप चाहें तो इसको 0 से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट डू दैट, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब यह कि मैंने इस एफ के अंदर इसका एड्रेस रखवा दिया, लेट्स से 0x10, तो उसमें 0x10 पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसमें पड़ा हुआ 0x14, इसमें पड़ा हुआ 0x18। अभी तक ये सिर्फ पॉइंटर है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, ओके। एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं यहां जाता हूं, ठीक है। ये देख, खत्म किया, और मैंने जाके कहा भाई पहली फ्रैक्शन रीड हो गई, ठीक है, पहली फ्रैक्शन रीड हो गई। अब मैं फ्रैक्शन क्रिएट करता हूं, कैसे करूंगा? मैं कहूंगा एफ की एफ आई इंडेक्स पे जाओ, ओके। इसका मतलब क्या है? एफ आई की वैल्यू 0 है, तो एफ की 0th इंडेक्स पे जाओ। ये क्या है? ये एक पॉइंटर है, ठीक है, ये एक पॉइंटर है, ठीक है। और मैं कहता हूं ऐसे करो, यहां पे जाके एक फ्रैक्शन क्रिएट करो। याद है हमने क्या कहा था, पॉइंटर्स के थ्रू आप चाहें तो अरे भी क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड हियर आई विल गोइंग टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट, विच मीन्स आई विल गोइंग टू से कि इसको पैरामीटर पास करो न्यूमरेटर, इसको पैरामीटर पास करो
denominator. And I'm done. ठीक है? So what I have actually done is the following कि मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि ये एक फ्रैक्शन की ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, फिर मैंने कहा ये एक फ्रैक्शन की ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा. Which implementation is better? This implementation. Why? हाँ? Why? गार्बेज वैल्यू फ्री नहीं होगी. वहां पर 2 दफा इनिशियलाइजेशन हो रही है. एक दफा वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, फिर दूसरी दफा जाके इनिशियलाइज करता है. ये एक ही दफा जाके इनिशियलाइजेशन करता है. इट्स अ फार बेटर इंप्लीमेंटेशन. इसके और भी बहुत सारे एडवांटेज है, मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, बट दिस इज ए रियली पावरफुल आइडिया. ओके, ए रियल एप्लीकेशन ऑफ 2D पॉइंटर्स. ओके, बस आप ऑफकोर्स थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी. मैं आपको बताता हूँ क्या कि नीचे ऑफकोर्स आप गलतियां आ जाएंगी. क्यों? क्योंकि यहां पर भी मुझे क्या पास करना है बेटा, मुझे बाय ये चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा. अगर आप इसको चले, मैं इसको 2D पॉइंटर भेज देता हूं. जब 2D पॉइंटर भेजूंगा तो ऑफकोर्स यहां पे मसला आ जाएगा. क्या करेंगे हम? इसके प्रिंट को कॉल करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास वो पॉइंटर है, अब वो ऑब्जेक्ट नहीं है. तो मैं कहूंगा एफ के FI इंडेक्स पे जाओ और उसके प्रिंट को कॉल करो. आगे अब एक और मसला आने वाला है, क्योंकि मेन में भी हमने लिखा होता है डॉट एड वगैरह करके, तो वहां पर भी चेंजेस करनी पड़ेंगी. तो यहां पे ऐड होते हैं बेटा. ठीक है, सबसे पहले तो यहां चेंजेस करनी पड़ेगी. जी क्या गलती है बताएं मुझे. यहां पे हम कह रहे थे पहले कि एफ के एल को असाइन कर दो, है ना, है ना. और हमें क्या करना पड़ेगा, हमने उसको नहीं असाइन करना. अब ये तो पॉइंटर की असाइनमेंट हो जाएगी. मुझे पॉइंटर असाइनमेंट नहीं करनी, मुझे क्या करना है, मुझे उसकी वैल्यू को चेंज करना. और यहां पे क्या करना है, यहां पर या तो आप इसको एरो में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और यहां पर उसको ऐड में क्या पैरामीटर पास हो रहा था, ऑब्जेक्ट पास हो रहा था. ये क्या है, ये तो पॉइंटर है, ये तो पॉइंटर है. तो हमें पॉइंटर नहीं भेजना, बल्कि इसको डी रेफरेंस करके भेजना. ये बात समझ. और नीचे भी अगर आपने इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करना है तो पहले तो आप ये हटाएं और आप कहेंगे क्या मुझे करना है, क्या मुझे बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट कॉल करना है. तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, इसको करूं डी रेफरेंस और फिर लिखूं डॉट, और फिर ये जो होगा वो क्या होगा, पॉइंटर होगा. ये बात समझ. और ऑफ कोर्स ये गलती दे रहा है, क्यों वो देगा, लेफ्ट साइड पे जो चीज है वो क्या है, वो भी मेरा डी रेफरेंस होना चाहिए. डजंट मेक सेंस? सो फार सो गुड. ये एक छोटी सी चीज है, यार करेंगे तो पता लगेगा. और थोड़ा सोच के कीजिएगा, ये चीज ये पॉइंटर है, ये चीज ये है. ये बहुत अच्छी खूबसूरत एक्सरसाइज है. दोनों का एक ही मतलब, इसका और इसका एक ही मतलब. ठीक है, बस ये मतलब था मैं बताने का. सो फार सो गुड. ठीक है, और अगर आउटसाइड क्लास को करेंगे कॉल तो ऑफकोर्स डिफरेंस ये है कि यहां पर भी रेफरेंस लगाएंगे, यहां पे भी डी रेफरेंस लगाएंगे, और यहां पे भी डी रेफरेंस लगाएंगे. एंड वी आर डन. ठीक है, तो यहां पे भी डी रेफरेंस लगाएंगे, यहां पे डी रेफरेंस लगाएंगे, और यहां पे एंड वी आर डन. ठीक है, ऑफकोर्स यहां पे गलती है. क्या गलती है बेटा, यहां पे प्रिंट, अच्छा प्रिंट के अंदर यहां पे भी हमने कुछ गलती की हुई है. वो क्या होगी बेटा बताएं. यहां पे क्या पास होना चाहिए बेटा, वो जो प्रिंट फंक्शन था उसके अंदर हम डबल पॉइंटर भेज देंगे और अब ये ठीक हो जाएगा. ठीक है, डजंट मेक सेंस. तो मेरे ख्याल में अब आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, सो फार सो गुड. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अब हमारी दोनों क्लासेस साथ साथ आ गई. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आखिरी नोट, वी आर डन विद इंप्लीमेंटेशन. ठीक है, द लास्ट नोट इज द फॉलोइंग कि ये हमारी ऊप थी, और ऊप के अंदर अभी तक मैंने आपको 2 एलिमेंट्स बताए. एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऊप का, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन. और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ओवरऑल मैं एक क्लास से क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूं. यानी एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैं कहूं कार का काम क्या है कि वो ड्राइव करके जा सके, ये इसके मेन काम है.
मेरी आंख का काम क्या है, मेरी ब्रेन के लिए क्या काम है कि वो देख के वो अच्छी तस्वीरें लेके मेरे दिमाग को भेज सके। मेरे ईयर का काम क्या है कि वो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करके मेरे ब्रेन तक पहुंचा सके। ये बात है ना। मेरे हाथों का काम क्या है कि वो कोई भी चीज को मेरे हाथ मूव कर सके। ये बात समझ, कुछ चीजें होल्ड कर सके, मेरा दिमाग जो इसको चीज को करने को कहे उस तरफ वो मूव करे और उसको होल्ड कर सके। ये बात समझ। मेरी जबान का काम क्या है कि उसको उस तरह से लहराए ताकि वो जो मेरी साउंड वेव्स निकल, जो मेरी वेव्स निकल रही हैं उनके दरमियान में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे जिनका पैटर्न आपके ईयर सुन सके और आपको अच्छे समझ में आ सके। आपको ये बात समझ आ रही है क्या बात है? ये बड़ी जरूरी बात है, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ओवरऑल इस क्लास को ये करना चाहिए, इस क्लास को ये करना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को ये करना चाहिए, इस डस्टर को इरेज करना चाहिए, इस टैबलेट पे रखें तो ये काम करना चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। ये बात समझ। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब है मैं कह रहा हूं इस क्लास को ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ओके, ये बात समझ। ऊप के अंदर the second most important element is encapsulation. कैप्सूल का नाम सुना? कैप्सूल क्या होता है? कभी कैप्सूल खाया है क्या? खोल के देखा अंदर क्या होता है? फिर तो आप शरारती है ना, ठीक है। लेकिन आमतौर पे हम जब कैप्सूल खाते हैं तो देखते नहीं है अंदर क्या है, ठीक है ना। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट मीन। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है आपको नजर कभी भी नहीं आएगा। उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं वो आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। यानी फ्रैक्शन एफ डॉट जो आपका आपके अंदर क्या एट्रीब्यूट पड़े आपको बाहर नजर नहीं आएंगे। आउटसाइड वर्ल्ड को उसकी अंदर की डिटेल नहीं पता। हाँ, सिर्फ ये पता है कि ये कैप्सूल बुखार का है ना, जो कि एक्चुअली क्या उसका पब्लिक इंटरफेस जो कि उसकी कॉपी पे लिखा हुआ है, उसकी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ये बुखार के लिए बनाई गई है ना। ये बात है, या बुखार हो तो आप ये कर लीजिएगा। मतलब आप ऑब्जेक्ट के जो पब्लिक फंक्शन है उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन बताई दी है। अगर आपने ये करवाना है तो आप ये करवा ले। कार की डिटेल में लिखा हुआ है कि आप एक्सेलरेटर दबाएं, तो आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर इंजन ऑन है तो। Does it make sense? ये बात समझ। So these two properties are the most essential property. Okay? ये बात समझ। So as an example अगर मैं आपको कहूं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बनाना है तो ह्यूमन में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे? एज एन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसकी आईज होंगी, ठीक है ना, उसकी आईज होंगी। फिर उसका लेट्स से कि अच्छा उसने कोई काम करना होगा कुछ लेट्स से मैं आपको बताता हूं। मैंने लेट्स से एक ह्यूमन डिजाइन करने के बारे में कह रहा हूं तो आईज होंगे, ईयर्स होंगी, उसकी टांगे हैं, लेग्स क्या लेते हैं, मतलब हम एक कहेंगे, हम आईज नहीं कहेंगे, हम आई कहेंगे। क्यों? क्योंकि आई के फिर दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। ओके, लेग की क्लास होगी, फिर लेग के दो वो इंस्टेंसेस होंगे। फिर इसी तरह नोज हो गया, आई डोंट नो नोज की जरूरत है, लेट्स से माउथ होगा, ठीक है, और फिर लेट्स से मेरा हेड होगा, ठीक है, और हार्ट की जगह मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ब्रेन लिखें, ठीक है। और मैं ये आपको जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि आपका जो भी सिस्टम होता है, जो भी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर ऊपर डिजाइन करते हैं उसका एक ब्रेन होता है। मतलब ये कि एक सेंट्रल क्लास होती है जिसको तमाम चीजें क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती है, और पूरे सिस्टम को एक्चुअली गवर्न वो ब्रेन कर रहा होता है। ये बात समझ? ये आपकी जिसके अंदर एक्चुअली मेन फ्लो होता है, आपके प्रोग्राम का मेन फ्लो इस क्लास के अंदर होता है। ये बात समझ? तो इमेजिन करें लेट्स से ये अभी जितनी भी ऑब्जेक्ट वगैरह बनाए हैं आपके सामने बनाए हैं, मैं आपको कहूं कि मैंने लेट्स से मैं यहां बैठे हुए काम कर रहा हूं, अकेला काम कर रहा हूं, और यहां पे एक सांप अपीयर हो जाता है, ठीक है। What will be the first object which will going to inform the brain something is here? Eyes. मैं यहां पे बैठे काम कर रहा हूं, ये बताएं। ईयर्स कैसे? ईयर्स ने सरसराहट की आवाज सुनी होगी, है ना। So what is happening is my ear, left ear and right ear both are constantly listening to the sound and passing it to the brain कि ओए ये साउंड आ गई। What will happen? हाँ, हाँ, पहले मेरा ब्रेन मेरे हेड को हुक्म देगा कि भाई इस तरफ रोटेट होना शुरू हो, है ना। सो व्हाट विल हैपन? मेरा हेड मूव होगा, लेकिन साथ साथ एक और बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या आइज क्या कर रही है? वेरी गुड, आइज भी मूव कर रही है। आपको हेड में लगी भी तो मूव हो रही होगी। नहीं, एक आइज बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है। क्या काम कर रही है? आपके इमेजेस
कोई फ्रेम्स जो हैं वो मेरे दिमाग को मिल रहे हैं। सो देखे ये देखे, मैं यूं मूव कर रहा हूं, अभी तक तो मुझे सांप नजर नहीं आया, लेकिन अब सांप नजर आया। ओके, व्हाट विल हैपन? टांगे नहीं काम, उसकी जगह एक और होगा। तो फर्स्ट अगर लेट्स से कि मैं सांप से बहुत डरता हूं, तो व्हाट विल है है ये भी हो सकता है, बट ये यूजुअली स्पॉन्टेनियस इज ठीक बात है ना पाप, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे? भाग ये दरवाजा कैसे भागो? है डेस्क के ऊपर खड़े हो, अभी एक गलिया में डेस्क पर खड़ा हो जाओ, फिर वेरी गुड, डेस्क पे है आवाजें लगाएंगे। लेट्स से आप कोई भी नहीं, आप क्या करें? आप एक ट्राई के मैंने कुछ भी कोशिश करनी है कि सांप यहाँ से इधर हो जाए। सो ये देखना, ये डेस्क पे पड़ा हुआ, मैं उठा के मैं उसकी तरफ थ्रो करूंगा, ठीक है ना। और जैसे ही वो रास्ता मुझे थोड़ा सा क्लीन मिलेगा, आई विल माय ब्रेन विल गोइंग टू ऑर्डर माय लेग्स कि भाई भाग जा, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट्स की आपस में कम्युनिकेशन हुई है, ये दीज, और ये देखे ना कि इसका ये काम था, इसका ये काम था, और वो काम परफॉर्म कर रहा था, और वो कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में टू इंटीग्रेटिवली कि वो सिस्टम काम करे, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द एसेंशियल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि ऑब्जेक्ट्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक पूरा फाइन सिस्टम बनेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस। आप एक बात सुन लें कि